So before we go ahead to the next study topic, we will very quickly revise at least वो पूरा का पूरा टेबल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा एंड साइन कन्वेंशन। क्योंकि अगले टॉपिक पे जाने से पहले यू हैव टू नो ऑल दिस। तो इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट थ्योरी टॉपिक, हमारा जो लास्ट थ्योरी टॉपिक था उसमें हमने देखा था एक टेबल बनाया था विच वॉज द टेबल ऑफ पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स। पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, नाम में ये क्लियर कट है। स्फेरिकल मिरर्स मतलब कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। तो नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज डिपेंड करता है सबसे पहले लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, this decides location of image, location of image. Then if you know location of image, you know what is the magnification, and if you know what is the magnification, of course you know nature also. तो nature of image में हमको सिर्फ इतना देखना है कि real image है कि virtual है। real हमेशा inverted होता है, virtual हमेशा erect होता है। that is all you need to know. Then स्पेरिकल मिरर्स में दो टाइप के स्पेरिकल मिरर थे, एक था कॉन्केव, एक था कॉन्वेक्स। तो यू हैव अ कॉन्केव, यू हैव अ कॉन्वेक्स मिरर। तो वी विल स्टार्ट विथ कॉन्केव। सो एज आई टोल्ड यू दिस इज अ वेरी क्विक रिवीजन। तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें याद है इसमें से। कॉन्केव मिरर के केस में टोटल 6 केसेस होते हैं। फॉर कॉन्केव मिरर यू हैव 6 डिफरेंट लोकेशंस वेयर यू कैन कीप एन ऑब्जेक्ट। सो विल स्टार्ट विथ इन्फिनिटी, फिर हम लोग उसको बियॉन्ड सी रखते हैं। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर के पीछे, सेंटर के पीछे मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 2f, क्योंकि f इक्वल टू r/2 तो r इक्वल टू 2f। इन्फिनिटी सेंटर के पीछे, सेंटर पे, सेंटर और फोकस के बीच में, फोकस पे, फोकस और पोल के बीच में। इन्फिनिटी सेंटर के पीछे, सेंटर पे, सेंटर और फोकस के बीच में, फोकस पे और फोकस और पोल के बीच में। 6 लोकेशंस। इन 6 लोकेशंस में से 5 लोकेशन पे इमेज फॉर्म्ड इज रियल इमेज, सिर्फ एक लोकेशन पे इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इमेज, राइट। तो 6 लोकेशन में से पहला 5 मतलब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, इमेज होता है पॉइंट इमेज। जब इमेज पॉइंट इमेज होता है तो m इज वेरी लेस देन 1, जिसको तुम बोलते हो पॉइंट डिमिनिश्ड। और मिरर के केस में, रिमेंबर मिरर के केस में इफ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट द इमेज इज कॉल्ड एज रियल इमेज। इफ इट इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। लेंस में उल्टा डेफिनेशन हो जाएगा। लेंस में इफ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड इट विल बी कॉल्ड एज रियल, एंड इफ इट इज ऑन द सेम साइड इट विल बी कॉल्ड एज वर्चुअल। गुड। यहाँ पे ये रियल इमेज है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है। इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा। Then object distance, object is beyond center मतलब object distance is greater than r but r is 2f, तो object distance is greater than 2f। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास में जाएगा इमेज मिरर से दूर जाता है। ऑब्जेक्ट मूविंग टूवर्ड्स मिरर, इमेज मूविंग अवे। पहले इमेज था फोकस पे, अब फोकस से पीछे की तरफ आएगा, मतलब यहाँ पे इमेज डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन f एंड लेस देन 2f। मतलब इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर। इस केस में मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इसको बोलते हो डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है इमेज साइज इज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। यहाँ पे भी रियल इमेज है, यहाँ पे भी इन्वर्टेड इमेज है। गुड। देन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर, इमेज एट सेंटर। दिस इज द ओनली केस व्हेन यू हैव सेम साइज इमेज। करेक्ट, सेम साइज। तो m की वैल्यू 1 आएगी, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1। जिनको मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन ही याद नहीं है उनके लिए मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज को तुम m बोलते हो मैग्निफिकेशन, और m की वैल्यू 1 आना मतलब इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू 1 आना मतलब इमेज साइज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट साइज होना। और इट टर्न्स आउट दैट ये जो रेशो है इट इज ऑल्सो इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो भी याद रखना, अगर m1 है मतलब इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसलिए एट सी
ऑब्जेक्ट एट सेंटर, इमेज एट सेंटर. गुड. इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. देन इसके बाद ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पे रखा, फिर सी के पीछे रखा, फिर सेंटर पे रखा, अब बिटवीन सेंटर एंड फोकस. अब केसेस उल्टे हो जाते हैं. मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर था तो इमेज कहाँ था? बिटवीन सेंटर एंड फोकस. अब ऑब्जेक्ट जब सेंटर और फोकस के बीच में है तो इमेज जाता है बियॉन्ड सी, तो इमेज डिस्टेंस विल बिकम ग्रेटर देन 2f. तो सिर्फ इंटरचेंज हो गया. image distance or object distance, they are interchanged. This is the first time when you have a magnified image m greater than 1. इसको बोलते हैं magnified image. This is a magnified image. You have a real image and it is inverted. तो पांचवा केस था object at focus, image at infinity, correct? Then magnification is very very greater than 1. इसको बोलते हो highly magnified. You have a real image, you have a inverted image. तो ये 5 केसेस में इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड. 5 में से 2 केस में डिमिनिश्ड, 2 केस में मैग्नीफाइड, 1 केस में सेम साइज. अब याद कैसे रखते हैं? जब तक ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे है तब तक डिमिनिश्ड इमेज है. जब वो सेंटर पे है तो सेम साइज का इमेज है. जब सेंटर से आगे आ गया तो इमेज इज मैग्नीफाइड. और अब अगर ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन f, तो इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन f, बट इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. जैसे रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट. लेकिन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड, तो मिरर के अंदर बना है. और क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 है, मतलब इमेज डिस्टेंस ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है तो इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज़्यादा होगा, बट इट इज इनसाइड. दिस इज द ओनली केस वेयर अ वर्चुअल इमेज इज मैग्नीफाइड. तो कॉन्केव मिरर टोटल 2 टाइप के इमेज बनाता है, रियल एंड वर्चुअल. रियल 5 केस में, वर्चुअल 1 केस में. और ये एक ही केस है सब मिला के, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर मिला के, जहाँ पे वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड होता है. दिस इज द ओनली केस. गुड. फिर दूसरा टाइप का जो हमने देखा था मिरर, वो था कॉन्वेक्स. और बाय द वे कॉन्केव मिरर ये डाइवर्जिंग मिरर होता है ना? कॉन्वर्जिंग होता है. क्या होता है? और कॉन्वेक्स ये डाइवर्जिंग होता है. अब कॉन्वेक्स मिरर में पोल के बाद फोकस, सेंटर, ये सारे के सारे मिरर के अंदर है. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, पॉइंट्स लाइक फोकस, सेंटर, दे आर ऑल इनसाइड द मिरर. इसके लिए ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमारे पास 2 ही लोकेशन बचती है. या तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दो, या फिर ऑब्जेक्ट को तुम इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दो, मतलब बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी. या तो ऑब्जेक्ट विल बी एट इन्फिनिटी और इट विल बी एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी. तो 2 ही केस है, तो ओनली 2 केसेस. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट फोकस. तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. Image distance equal to focal length. Magnification is very very less than 1. Point diminished. तो इमेज बनेगा पॉइंट में. ये होगा वर्चुअल और ये होगा इरेक्ट. तो यू सी मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी लेस देन 1. दूसरा है बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी. तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. तो इमेज बना पोल और फोकस के बीच में, बराबर. और यहाँ भी होता है m लेस देन 1. व्हेन यू से m लेस देन 1, मतलब मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 बट पॉजिटिव वैल्यू. गुड. वर्चुअल एंड डायरेक्ट. और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 का मतलब होता है इमेज साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज. तो टोटल 2 मिरर मिला के 8 केसेस है. 8 में से 6 कॉन्केव के हैं, 2 कॉन्वेक्स के हैं. 6 में से 5 रियल है, 1 वर्चुअल है कॉन्केव का केस. टोटल 8 मिला के 5 रियल है और 3 वर्चुअल है. 3 वर्चुअल में से 1 ही वर्चुअल है जो मैग्नीफाइड होता है, 1, और वो कॉन्केव मिरर ही बनाता है. और वो भी कब बनाता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस.
अब ये जो टेबल मैंने बताया ये तुम्हारे दिमाग में प्रिंट होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस इट एनी टाइम इफ आई आस्क यू सो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो पता होना चाहिए. इसके बाद हमने देखा था टेबल ऑफ साइन कन्वेंशन. टेबल ऑफ साइन कन्वेंशंस हमको ये क्यों पता होना चाहिए? ऑफ कोर्स क्योंकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो रे ऑप्टिक्स में यू विल हैव टू यूज साइन कन्वेंशंस. और साइन कन्वेंशंस क्या होता है अब मैं वो बार बार नहीं बताने वाला. वी हैव रिवाइज्ड इट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, तो तुमको भी पता होना चाहिए. 4 ही कन्वेंशंस थे, याद है क्या? All the ray diagrams are drawn with rays traveling from left to right. All the distance are measured from the pole of mirror या फिर optic center of lens. All the distances to the left of pole are taken to be negative, to the right are taken to be positive. Very good. Then, of course, all the distances above principal axis positive and below नेगेटिव. तो वेरी गुड, इतना पता है तो फिर अभी साइन कन्वेंशन का टेबल भी समझ में आ जाएगा. तो ओवरऑल 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर हमने देखे. 2 टाइप के. कौन से 2 टाइप के? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. और मैं ये इसलिए भी रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि लेंस के केस में हम लोग वापस से टेबल नहीं बनाने वाले. कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस है. कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस है. मतलब ये सारा का सारा टेबल वहाँ पे एज इट इज आएगा, सिर्फ डेफिनेशन चेंज हो जाती है. बताऊंगा तब का तब. अभी फिलहाल तो विल फोकस ऑन मिरर्स. कॉनकेव मिरर कैन मेक 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस. वन इज रियल, द अदर इज वर्चुअल. बट कॉन्वेक्स कैन मेक ओनली वर्चुअल. राइट. देन कुछ पैरामीटर्स है दैट यू विल नीड, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance, then radius of curvature, then focal length, then object size, then image size and magnification. तो प्रॉब्लम जब रे ऑप्टिक्स से सॉल्व करोगे तो तुमको ये सारे पैरामीटर्स लगते हैं तो पता भी होना चाहिए. इन एनी केस मिरर कोई भी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रखना है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. कॉनकेव रियल सिर्फ ऑब्जेक्ट साइज पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं. कॉन्वेक्स तो वर्चुअल ही बनाता है, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट साइज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रियल इमेज में इमेज सेम साइड पे बना, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इमेज भी लेफ्ट में, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव. कॉनकेव के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में आया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा. कॉनकेव के केस में फोकस पॉइंट लेफ्ट में आया तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा. ऑब्जेक्ट तुमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है तो पॉजिटिव है, और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो इमेज साइज नेगेटिव होगा. और मैग्निफिकेशन होता है इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव. देन वी हैव सीन फॉर वर्चुअल इमेजेस फॉर्म ऑन द अदर साइड तो पॉजिटिव. लेकिन मिरर कौन सा था? कॉनकेव, तो रेडियस तो नेगेटिव होगा, फोकस भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा. इमेज इज वर्चुअल तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा. और यहाँ पे तो तुमको सोचना ही नहीं है, सब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है. अब ये तुम टेबल अगर बिना नोट्स देखे और ये बिना नोट्स देखे तुम बना पा रहे हो, मतलब तुमको रे ऑप्टिक्स में पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड एग्जैक्टली इमेज कब बनेगा, कैसा बनेगा, और आपको वैल्यूज से भी समझ में आता है मिरर कौन सा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज का नेचर क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, एम क्यू नेगेटिव है, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई नेगेटिव मतलब कॉनकेव मिरर, क्योंकि नेगेटिव मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स में होता ही नहीं है. और अगर मैंने तुमको बोला कि नेगेटिव है तो कॉनकेव के केस में भी कौन सा केस है? रियल का कौन सा केस है? और अगर मैंने बोला कि m की वैल्यू -1 है, -1 का मतलब माइनस मतलब रियल इमेज, माइनस मतलब कॉनकेव मिरर,
और 1 मतलब इमेज साइज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट साइज मतलब इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब सेंटर पे ऑब्जेक्ट है, सेंटर पे ही इमेज है। जस्ट बाय नोइंग द वैल्यूज, इफ आई टेल यू m की वैल्यू माइनस है लेकिन 1 से लेस है, माइनस है लेकिन 1 से कम है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होना मतलब डिमिनिश्ड होना, और डिमिनिश्ड होना मतलब अभी दो ही पोजीशंस है, ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे होगा या तो बियॉन्ड सी होगा, बराबर, क्लियर, गुड। और इफ आई टेल यू दैट मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, और ग्रेटर देन 1, द मोमेंट यू से ग्रेटर देन 1 मैग्निफाइड इमेज, और मैग्निफाइड इमेज वर्चुअल इमेज मैग्निफाइड सिर्फ कॉन्केव मिरर कर सकता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट, तो यू नो वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो ये पता होना कंपलसरी था। तो नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या है अगला टॉपिक? एबरेशंस। क्या है टेबल के बाद? क्या है? डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स ऑफ नहीं है वो, डिफेक्ट्स और एबरेशंस है। डिफेक्ट्स और एबरेशन, एबरेशंस ऑफ इमेजेस। नाम में ये डिफेक्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्ट? डिफेक्ट इन एन इमेज इज नथिंग बट इमेज इज नॉट फॉर्म वेरी क्लियर, मतलब ब्लरिंग ऑफ इमेज होगा। अब वो ब्लरिंग ऑफ इमेज क्यों होता है, उसका रीजन है। तो हमने अब तक ये पूरा टेबल जो बनाया है, दोनों टेबल, और जो हमने फॉर्मूला यूज किए हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज किया? मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? 1/= 1/u प्लस 1/v। तो जब हम ये पूरा टेबल बना रहे थे या जब हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे मिरर फॉर्मूला, इट वाज अंडर सर्टन अजम्पशंस। हमने कहीं लिखा नहीं लेकिन कुछ अजम्पशंस वहां पे हमने यूज किए, बताता हूँ क्या। सो the table of image formation and the formulas that we have used, like mirror formula, and the formula that we have used so far, like which formula? Like mirror formula, good, is under certain assumptions, मतलब ये पूरा का पूरा जो तुमने इमेज फॉर्मेशन का टेबल बनाया है वो कब ट्रू है। जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, मैग्निफिकेशन वेरी वेरी लेस देन 1, रियल इन्वर्टेड, तो कब ट्रू है? इट इज ट्रू अंडर सर्टेन अजम्पशंस। और जब तुम फॉर्मूला भी यूज करते हो ना, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, और ये पूरा टेबल इट इज ट्रू अंडर सर्टेन अजम्पशंस। अजम्पशन नंबर 1, पहला अजम्पशन है ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर लोकेटेड सिचुएटेड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके लिए इफ यू सी, हमने एक लेक्चर में क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, वहां पे भी डायग्राम ड्रॉ किए थे। तो कभी भी इफ यू हैव नोटिस्ड, मैंने बोला कुछ अजम्पशंस होते हैं जो हम लिखते नहीं लेकिन बाय डिफॉल्ट हम उसको यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट रखा था, ऐसा रखा था या फिर ऐसा रखा था, इन एनी केस परपेंडिकुलर रखा हो प्रिंसिपल एक्सिस को या फिर पैरेलल रखा हो, कोई भी केस हो। तो इफ यू हैव नोटिस्ड, इमेज भी ऐसा ही बना था, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन दोनों केस में ऑब्जेक्ट और इमेज इट इज सिचुएटेड नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसा था? ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऐसा था क्या? ऐसा नहीं। अगर ऑब्जेक्ट दूर होता तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के पास में नहीं बनने वाला है। तो ये पहला अजम्पशन में पहला अजम्पशन था कि हमने जो ऑब्जेक्ट और इमेज लिया है both are situated close to principal axis. So the object and the image are situated close to, near to principal axis, I would say near to principal axis, near to principal axis. Number two,
द रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर कन्फाइंड इन अ कोन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल। अभी इसका मतलब क्या होता है? डू यू रिमेंबर, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर पैरेलल, राइट? और ये रेज आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्वर्ज होंगे, कहाँ पे कॉन्वर्ज होंगे? फोकस पे। वेरी गुड, सही है, करेक्ट, गुड गुड। अब उल्टा सोचो, उल्टा सोचो कि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, अगर इमेज, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना? फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा? राइट? तो थिंक अदर वे राउंड, उल्टा सोचो, अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया होता तो रेज ऐसे जाते और इमेज जो बनता वो कहाँ बनता? इन्फिनिटी पे। सिर्फ डायरेक्शन उल्टा कर दिया। तो ये अंडर अजम्पशन होता है कि जो ऑब्जेक्ट था, अभी ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के रेज हर डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो क्या बनाएंगे? कोन। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? तो वो अजम्पशन था कि ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रहे हैं वो एक कोन बना रहे हैं, वो कोन है स्मॉल एंगल का। क्या है वो? स्मॉल एंगल। सो द रेज coming from object are confined to a cone. The rays coming from an object, coming from an object are confined to a cone of very small angle, of very small angle. तो ये अजम्पशन भी लिखे नहीं थे, अभी समझ में आ रहा है कि अच्छा हमने तो ये अज्यूम करके सारा टेबल बनाया, क्योंकि अजम्पशन नहीं लोगे। क्यों? देखो वापस वही बात है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस वेयर इज द इमेज फॉर्म? इन्फिनिटी। को क्यों हुआ? क्यों हुआ था? क्योंकि जो रेस थे ना, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ कोन ऑफ स्मॉल एंगल। अब इमेजिन करो कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? अगर ऐसा नहीं होता तो पता है क्या होता? अलग अलग जगह से रेज रिफ्लेक्ट होते, और अगर अलग अलग जगह से रेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो दे विल नॉट बी पैरेलल एनी मोर। वो पैरेलल नहीं होंगे। अगर रेज पैरेलल नहीं होंगे तो जो इमेज बनेगा वो क्लियर नहीं बनेगा। तो रिमेंबर, व्हेन यू से दैट द रेज आर कमिंग आउट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, you are assuming that the rays are confined to a cone of very small angle. Number 3, जब भी हमने रेज कंसिडर किए पैरेलल, तो when you consider the rays are parallel, तुम बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन लेके चल रहे हो दैट द रेज आर पैरा एक्सियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरा एक्सियल? पैरा एक्सियल मतलब पैरेलल टू देमसेल्फ एंड आल्सो टू द एक्सिस, तो दे आर पैरा एक्सियल। किसने बोला ऐसा ही होगा? ऐसा नहीं भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, यस, ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहे हैं वो पैरेलल है, यस, लेकिन वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल नहीं भी हो सकते, हो सकता है नहीं है पैरेलल। ऐसा भी तो हो सकता था ना, हो सकता है कि नहीं ऐसा? यस। हमने तो जब भी अज्यूम किया, हमने ऐसा अज्यूम किया ऑब्जेक्ट से जो रेज पैरेलल आ रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस को भी क्या है? पैरेलल है। उसको बोलते हैं पैरा एक्सियल। क्या बोलते हैं उसको? ये तीसरा अजम्पशन था, और इसी के लिए बिकॉज यू हैव अज्यूम दैट, क्योंकि तुमने ऐसा अज्यूम किया कि जो रेज है पैरेलल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट देयर आल्सो पैरा एक्सियल। किया ना ऐसा अज्यूम? किया था क्या? यस। तो इफ यू अज्यूम द रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर पैरा एक्सियल, उसी केस में, ओनली इन दैट केस, इमेज विल बी फाउंड एट फोकस, मतलब ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होते ही नहीं तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता क्या? नहीं। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? व्हेनेवर वी कंसीडर पैरेलल रेज वी बाय डिफॉल्ट अज्यूम पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल मतलब पैरेलल एंड नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वैसा होगा तभी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। अगर ऐसा हो गया कि रेज तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल नहीं है,
तो जो भी इमेज बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे तो नहीं बनेगा। तो थर्ड असम्पशन था, इफ द रेज वेयर पैरेलल, if the rays were parallel, they were considered to be paraaxial. They were considered to be paraaxial. Considered to be paraaxial. मतलब पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी तुमको पता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ पैराएक्सियल का मतलब क्या है। So we have studied image formation and we have used mirror formula under these three conditions. Number one, object and image, they are situated close to the principal axis. Number two, the rays coming from an object are confined to a cone of very small angle. Number three, if the rays were parallel, they are considered to be paraaxial. लेकिन हर बार ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होगा ऐसा नहीं होता है। तो in practical situations, these conditions may not hold good. These conditions may not hold good. मतलब ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में कि ये तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तीनों में से कोई दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तीनों में से तीनों के तीनों सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो जो इमेज बनेगा, द इमेज सो फॉर्म विल बी डिफेक्टिव। क्या होगा वो? डिफेक्टिव, या फिर वो होगा ब्लर्ड। सो द इमेज formed will be defective, or you can say blurred, or this blurring of image is called as aberration। क्या बोलते हैं इसको? aberration। तो this blurring of image is called as aberration। अब ये जो तीनों कंडीशंस है जो हमने अज्यूम किए थे, ये तीनों के तीनों कंडीशंस हम लोग लेंस में भी अज्यूम करके ही लेंस फॉर्मूला बनाते हैं, राइट। तो ये मैंने तुमको पहले सिर्फ एबरेशन इन जनरल क्या होता है, इमेज क्लियर बनना चाहिए था, नहीं बना मतलब डिफेक्टिव बना। तो जो इमेज डिफेक्टिव है, जो डिफेक्टिव इमेज है वो ब्लर्ड इमेज है, उस ब्लरिंग ऑफ इमेज को क्या बोलते हो? एबरेशन। तो ये एबरेशन का जनरल कॉन्सेप्ट है। अभी एबरेशन हर उस जगह पे हो सकता है जहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इमेज फॉर्म तो मिरर भी कर सकता है, इमेज फॉर्म तो लेंस भी कर सकता है। तो लेंस के केस में भी एबरेशन का वही मतलब है जो यहाँ पे। सिर्फ लेंस में जो एबरेशन है उसका टाइप अलग है, उसको बोलोगे क्रोमैटिक एबरेशन। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिक। अब क्रोमैटिक एबरेशन में तुमको बाद में बताऊंगा कि उसको क्रोमैटिक क्यों बोला। यहाँ पे बोलेंगे स्पेरिकल एबरेशन। क्या बोलेंगे? स्पेरिकल एबरेशन। तो स्पेरिकल एबरेशन मिरर में होता है कि लेंस में होता है? मिरर में। किस में होता है? और क्रोमैटिक एबरेशन किस में होता है? लेंस में, राइट, करेक्ट। मिरर, स्पेरिकल मिरर में कौन से टाइप का एबरेशन होता है? स्पेरिकल। और लेंस में कौन होता है? क्रोमैटिक। तो जब लेंस सीखेंगे तब बताऊंगा कि क्रोमैटिक एबरेशन का मतलब क्या है। अभी फिलहाल हमारा फोकस होगा स्पेरिकल एबरेशन पे। तो एबरेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव इमेज। एबरेशन इन जनरल मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव इमेज। अब लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस स्पेरिकल एबरेशन। नाम में ही है स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब स्पेरिकल शेप की वजह से जो डिफेक्ट हो रहा है उसको बोलते हो स्पेरिकल। अब बोलोगे स्पेरिकल शेप से कैसे डिफेक्ट हो गया, बताता हूँ वो भी। लेट अस टेक 2 एग्जांपल्स। और ऑप्टिक्स अगर समझना है या फिजिक्स इन जनरल भी समझना है ना, तो एग्जांपल्स लेते रहने पड़ेंगे, बहुत सारे। बहुत सारे। गुड। तो हमने अभी ले लिए 2 कॉनकेव मिरर। ये पहला कॉनकेव मिरर है जिसका याद है क्या? एपर्चर बड़ा है। एपर्चर बड़ा होना, जिसका एपर्चर बड़ा होगा उसमें स्पेरिकल एबरेशन ज्यादा होगा। और ये दूसरा जो मिरर है ये भी कॉनकेव मिरर है, लेकिन इसका एपर्चर छोटा है। और ये जो कॉमन लाइन ड्रॉ की है मैंने वो है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है वो? तो मैं काम करता हूँ सिर्फ ऐसा उल्टा शेप कर लेता हूँ।
Good. Good. Then, do you remember relation between F and R? F equals to F equals to F equals to तो F equals to R by 2 का मतलब समझा है तुमको? आप बोलोगे F equals to R by 2 मतलब R equal to 2 है. हाँ ठीक है, R equal to 2 है, रेडियस इज ट्वाइस फोकल लेंथ, बट उसका एग्जैक्ट मतलब समझा है क्या? फिजिक्स का प्रॉब्लम ही ये है कि तुमको ग्राफ और फॉर्मूला से फिजिक्स समझना पड़ता है. तो F इक्वल टू R बाय 2 तुम जब बोलते हो, इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस बाय 2 है. मतलब तुम ये बोल रहे हो रेडियस तो फिक्स वैल्यू होगी कि नहीं? रेडियस इज फिक्स वैल्यू. कोई भी स्फीयर हो या कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स होता है. तो व्हेन यू से F इक्वल टू R बाय 2 यू आर ऑल्सो सेइंग कि फोकल लेंथ इज ऑल्सो फिक्स्ड. रेडियस की वैल्यू फिक्स तो फोकल लेंथ की वैल्यू भी फिक्स. और जब तुम बोलते हो कि फोकल लेंथ की वैल्यू फिक्स मतलब तुम बोलते हो फोकस भी फिक्स्ड. और जब तुम बोलते हो फोकस फिक्स्ड है मतलब तुम बोलते हो कि सिंगल पॉइंट फोकस है. सारे रेस कहाँ पे आके कन्वर्ट होने वाले हैं? एक सिंगल पॉइंट पे. तो उसको बोलते हो सिंगल पॉइंट फोकस. क्या बोलते हो उसको? अब ये सही नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट. क्यों इनकरेक्ट? वो करेक्ट है ओनली फॉर स्मॉल एपर्चर मिरर, लेकिन अगर लार्ज एपर्चर मिरर तो क्या होगा? इमेजिन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो जो रेज है दे आर पैरा एक्शियल है. क्या पैरा एक्शियल? यस. व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरा एक्शियल? दे आर पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर ऐसा हुआ तो दोनों केस में, दोनों मिरर के केस में इमेजिन करो, दोनों मिरर, मैं साथ में डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स साथ में समझेगा ज्यादा अच्छे से, तो इसलिए साथ में. गुड. तो दोनों ही केस में, इन बोथ द केसेस यू हैड समथिंग लाइक दिस. अगर रेज पैरा एक्सियल है मतलब पैरेलल और नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस केस में जो F इक्वल टू R बाई 2, F इक्वल टू R बाई 2 मतलब सिंगल पॉइंट फोकस. F इक्वल टू R बाई 2 मतलब क्या? सिंगल पॉइंट फोकस. दैट इज ट्रू. सही है, सही है. तो रेस सिंगल पॉइंट पे फोकस होंगे. जब सिंगल पॉइंट पे फोकस होंगे तो इमेज भी एक पॉइंट पे बनेगा. इसलिए तुमने बोला था इमेज फ्रॉम दिस पॉइंट डिमिनिश्ड. सिंगल पॉइंट में इमेज बना. पर अगर एपर्चर बड़ा है और रेस पैरा एक्सियल नहीं है, एपर्चर ये छोटा था और ये बड़ा था, एपर्चर बड़ा है और रेस पैरा एक्सियल नहीं है. पैरा एक्सियल नहीं है मतलब पैरेलल है लेकिन दूर है. क्या है? दूर है. अगर एपर्चर छोटा हुआ तो जो दूर वाले रेस है ना वो रिफ्लेक्ट होते ही नहीं, वो डायरेक्ट पास हो जाते हैं. वो क्या रिफ्लेक्ट? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या यहाँ पे? तो रिफ्लेक्ट होंगे क्या? नहीं होंगे. क्या? नहीं. लेकिन लुक व्हाट हैपेंस इन दिस केस. जब एपर्चर बड़ा हो तो रिफ्लेक्ट होंगे क्या? यस. अब जो रेस पैरेलल एक्सिस से दूर है ना, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे फोकस होते हैं वो पॉइंट है नियर पोल. तो रेज जितना प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होगा उतना ही फोकस पोल के पास में शिफ्ट होगा. तो if the rays are away from principal axis, the focus gradually, slowly shifts towards pole. Very good. तो नॉर्मली आपने जो टेबल बनाया था उसमें तुमने बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस. वहाँ तो दो फोकस है. जो रेस नियर थे उसके लिए अलग फोकस है और जो अवे है उसके लिए अलग है. सिर्फ दो नहीं है, ज़्यादा होते हैं. यहाँ पे जो रेज होंगे ना उसका फोकस अलग पॉइंट पे होगा. तो इमेज एक सिंगल पॉइंट में बनने की जगह पे कहाँ बन गया? बहुत सारे पॉइंट्स में. जब बहुत सारे पॉइंट्स में इमेज बना तो ब्लर्ड होगा वो, तो ब्लरिंग ऑफ इमेज हो गया. और ब्लरिंग ऑफ इमेज को क्या बोलते हो? एबरेशन. लेकिन ये एबरेशन क्यों आया? बिकॉज ऑफ स्पेरिकल शेप ऑफ मिरर. तो अगर मैं ये स्पेरिकल शेप को कम करता, मतलब मैं अगर स्मॉल एपर्चर मिरर लेता तो ये एबरेशन आता क्या? नहीं. तो ये एबरेशन क्यों आया? बिकॉज ऑफ स्पेरिकल शेप. इसलिए क्या बोलते हैं इसको? स्पेरिकल एबरेशन. क्या बोलता है? जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस को सबसे पास में है, उसका फोकस
जिस पॉइंट पे होगा उसको बोलूंगा एफ पी, तो ये एफ पी है। और जो रे सबसे दूर है उसका फोकस जिस पॉइंट पे होगा उसको बोलेंगे एफ एम। क्या बोलेंगे? एफ एम, राइट। और एफ पी और एफ एम में जितना डिस्टेंस है वो हमको बताता है द वैल्यू ऑफ स्फेरिकल एबरेशन। क्योंकि अब बोलोगे एबरेशन तो है, डिफेक्ट तो है, कितना डिफेक्ट है? हो सकता है ना थोड़ा ब्लर है, ज़्यादा ब्लर है, तो कितना ब्लर है? तो द मेजर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल क्यों? क्योंकि अलोंग द लेंथ है। मैंने बहुत बार बोला है लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ। इसलिए तो तुम मैग्निफिकेशन में भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में तुम क्या बोल रहे थे? ऑब्जेक्ट इज केप्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल मतलब अलोंग द लेंथ। So the distance between FP and FM is the measure of longitudinal spherical aberration. तो अगर आपको पता करना है कि इमेज में कितना एबरेशन है तो क्या करोगे? FP माइनस FM। तो the difference between या the distance between FP and FM gives you the measure of longitudinal spherical aberration. क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अभी मैं रिपीट भी करते जाऊंगा और थोड़ा बहुत जितना जरूरत है उतना पॉइंट बाय पॉइंट नोट करूंगा। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड एबरेशन क्या है, विच इज आई थिंक क्लियर। एबरेशन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ अ डिफेक्टिव इमेज और द ब्लरिंग ऑफ इमेज इज कॉल्ड एज एबरेशन। एबरेशन हुआ क्यों? क्योंकि हमने जो इमेज फॉर्मेशन का थ्योरी सीखा था वो 3 कंडीशंस अज्यूम करके देखा था, और 3 कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होंगे ऐसा नहीं भी होता है। तो जब नहीं होंगे सेटिस्फाई तो इमेज फॉर्म विल बी ब्लर्ड और डिफेक्टिव। गुड। अब एबरेशन के बाकी रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सो द रिलेशन, इफ यू रिमेंबर रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, द रिलेशन एफ इक्वल्स टू आर बाई 2 गिविंग सिंगल पॉइंट फोकस, गिविंग सिंगल पॉइंट फोकस। अभी सिंगल पॉइंट फोकस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि द मोमेंट यू राइट डाउन आर बाई 2, आर ये फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब फोकल लेंथ भी फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब फोकस भी फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये सिंगल पॉइंट फोकस हो गया। So the relation f equal to r by 2 giving single point focus is applicable only for small aperture mirrors. Small aperture mirrors, अगर मिरर स्मॉल एपर्चर का है तो ही फोकस सिंगल पॉइंट पे होने वाला है। बट इफ यू डू नॉट हैव a small aperture mirror, then the rays which are away from principal axis, the focus of those rays gradually shift towards the pole, right? But for large aperture mirrors, the focus of rays which are farther away, मतलब दूर है थोड़े से प्रिंसिपल एक्सिस से, which are farther away gradually shifts, कहाँ शिफ्ट होता है? towards the pole, gradually shifts towards the pole, करेक्ट। गुड। तो इसकी वजह से क्या होगा? which leads to blurring of image. This leads to blurring of image, मतलब वहां पे डिफेक्ट्स आएंगे, एबरेशन आएंगे, और दिस काइंड ऑफ एबरेशन इज कॉल्ड एज विच एबरेशन? spherical aberration. This aberration is known as spherical aberration. ये स्पेरिकल शेप की वजह से हुआ, इसके लिए स्पेरिकल एबरेशन बोलते हैं। गुड, दैट्स ऑल आई विल राइट, बाकी तुमको सिर्फ मैं बता दूंगा। द डिस्टेंस बिटवीन एफ पी एंड एफ एम, पहले तो एफ पी क्या है? एफ पी इज द फोकल पॉइंट फॉर द रेज विच आर नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड एफ एम इज द फोकल पॉइंट फॉर रेज विच आर farther away from the principal axis. तो एफ पी और एफ एम में जो डिस्टेंस है दैट इज द मेजर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्पेरिकल एबरेशन। अगर स्पेरिकल एबरेशन एब्सेंट रहा मतलब नहीं होना तो फोकस हो रहा है सिंगल पॉइंट में, बराबर, तो इसमें पॉइंट इमेज बनेगा। सो इफ द स्पेरिकल एबरेशन इज एब्सेंट, इमेज फॉर्म इज
in a single point. But if the spherical approach is present, the image form is in the form of circles. अब बोलोगे सर्कल क्यों? क्योंकि तुम ना इसको सिर्फ ऐसा एक लाइन इमेजिन कर रहे हो, लेकिन स्पेरिकल मिरर एक्चुअली स्पीयर का पार्ट होता है, तो कर्वेचर होता है। तो वो लाइन नहीं है, वो कर्वेचर है। मैं बताता हूँ, शेप को इमेजिन करना पड़ेगा। चश्मा बनाने खुद नहीं जाते क्या? बहुत सारे लोगों को चश्मा है यहाँ पे, खुद कभी नहीं गए बनाने के लिए? नहीं जाना चाहिए। यू विल सी, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। वो जब निकालते हैं ना ग्लास दिखाने के लिए, वो ग्लास बोलते हैं, एक्चुअली वो लेंस है। वो बोलते हैं देखो ये ग्लास, वो ग्लास नहीं होता, वो लेंस होता है। तो यू विल सी इट इज़ अ बिग स्ट्रक्चर। फिर वो आपके चश्मे के फ्रेम के हिसाब से कट करके फिट करते हैं। तो इन रियलिटी अभी मेरे पास वैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है दैट आई कैन शो यू, बट ठीक है, अभी इमेजिन कर लो। तो वो एक्चुअली कर्वेचर एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर। पार्ट ऑफ अ स्फीयर मतलब रेज अलग अलग जगह से रिफ्लेक्ट होके आएगा, अलग अलग पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो अलग अलग पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके आएगा तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? तो अगर स्पेरिकल एपरेशन प्रेजेंट है तो इमेज फॉर्म्ड इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। तो सर्कल सर्कल ऐसा इमेज बनेगा, तो ब्लड इमेज होता है। गुड। तो यहां तक था रिफ्लेक्शन। डू यू रिमेंबर? यू शुड रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर। मैंने तुमको पहले दिन पे पूरा पूरा पिक्चर क्लियर कर दिया था कि ऑप्टिक्स में क्या क्या सीखना है और व्हाट विल बी द सीक्वेंस। यू सी, रे ऑप्टिक्स में हमको सबसे पहले देखना था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस हो गया। इसमें हमने देखा कि अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट है तो कितने इमेजेस बनते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। स्पेरिकल मिरर में देखना था कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। हमने देखा, आज रिवाइज भी किया। डू यू रिमेंबर? दिस इज कॉन्वेक्स, दैट वन वाज कॉन्केव। गुड गुड। इसके बाद रिफ्रैक्शन। तो वी विल फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स दैट यू विल नीड टू स्टडी रिफ्रैक्शन। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। तो अगला टॉपिक इन सीक्वेंस है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बेंडिंग ऑफ लाइट, यस। लेकिन बेंडिंग क्या अपने आप चलते चलते मुड़ गया? वो मीडियम चेंज होता है। सो रिफ्रैक्शन is nothing but the bending of light when light passes from one medium into another. The bending of light, the bending of light when it passes, when it passes from one medium to another is known as refraction, is known as refraction of light. तो अभी एक चीज तो पक्का हो गया कि मीडियम चेंज हो रहा है। रिफ्लेक्शन में जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में गया, तो वहां पे हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा अबाउट स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर इट इज गोइंग टू एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट विल रिमेन सेम। इफ इट इज कमिंग फ्रॉम वाटर इट इज गोइंग अगेन इनटू वाटर। बट इन दिस केस क्योंकि लाइट मीडियम चेंज करेगा। अब आपको ये पता है कि लाइट मीडियम चेंज करेगा तो बेंड होगा। मैंने पूछा रेयर से डेंसर गया तो यू विल से बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयर गया तो यू विल से बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। बट द क्वेश्चन इज कि बेंडिंग हुआ ही क्यों? स्पीड अलग अलग होता है, दैट इज वाई द रे बेंड्स। तो अभी स्पीड, लाइट का स्पीड कौन से मीडियम में कितना है, ये बताने के लिए हमको एक पैरामीटर की जरूरत है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो टाइप के हैं, मैंने दोनों आपको नोट्स में डिफाइन करके दिए हैं। बट बताता हूँ। एक तुमको दिखेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा छुपा हुआ है वहां पे जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैं जानबूझ के नहीं लिख के देता हूँ बिकॉज आई वांट दैट यू रिमेंबर सर्टन थिंग्स, क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम में आएगा आगे। गुड। आई नो कितना सीरियसली घर पे जाके नोट्स पढ़े जाते हैं, इट इज ऑल आउट ऑफ एक्सपीरियंस। कोई आजकल तो स्टार्ट नहीं किया, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है हाउ सीरियसली यू गो एंड रिवाइज एट होम। वो तो रिजल्ट भी बताता है ना आपका, दिखता है रिजल्ट में सब।
तो एनीवेज अभी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के कौन से दो टाइप के कौन से एक है एब्सोल्यूट और एक है रिलेटिव। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एक्चुअली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो दूसरा टाइप है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों अलग अलग है लेकिन अलग अलग नहीं है। हाँ, बताता हूँ क्यों, पहले पूरा समझ लो फिर बताता हूँ व्हाई। अच्छा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, ये तो एब्सोल्यूट रिलेटिव इंडेक्स लिख दिया मैंने। तो एनीवेज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब दोनों अलग है और दोनों अलग नहीं है। क्यों नहीं है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन दोनों का डेफिनेशन। तो विल सी द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Absolute refractive index is defined as the ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in medium। एयर मत बोलना, वैक्यूम में जितना स्पीड ऑफ लाइट होता है उतना ही एयर में होता है, तो वैक्यूम मतलब एयर है यहाँ। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सेम। तो इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड as the ratio of speed of light in vacuum to that of to that of to that of to that of speed of light in medium। ये चिरचिर आवाज अभी भी आ रही है मेरे को। I will not give you any warning. I told you right in the beginning. If I found you speaking ciao ciao, bye bye, tata. You know ciao ciao. पता है ciao ciao? It is in Spanish when you say bye bye. And ciao ciao का स्पेशल मतलब होता है कि ciao ciao is bye bye. May or may not we will see each other in future. But when you want to say कि ठीक है कल मिलते हैं, that is hasta mañana, कल मिलेंगे. So I will say ciao ciao. बड़बड़ मत करो, ध्यान दो, फिर फिजिक्स छोड़ के बाकी चीज़ें बताना पड़ता है मेरे को, या नहीं। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब एयर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बाय सिंपल डेफिनेशन इट इज सी बाई वी। अब इसका जो नोटेशन है, किसी बुक में एन है, किसी बुक में म्यू है। अब वो क्यों है ऐसा, क्योंकि प्रॉब्लम इज दैट बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं, बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स है, हमारे पास लेटर्स कम है, तो हमको हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ एक लेटर एक पैरामीटर को फिक्स कर देना पड़ता है कि ठीक है अगली बार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना तो मैं एन बोल दूंगा। बट प्रॉब्लम है कि एन तो फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज कर रहे हो, तो फिर एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एन फ्रीक्वेंसी, ये कंफ्यूजन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, म्यू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, तो इसके आगे से मैंने जहां भी म्यू लिखा मतलब वो कौन है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कौन है वो, तो अभी ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है फिर, रिलेटिव रिश्तेदार नहीं, इट इज नॉट रिश्तेदार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन एज आई टोल्ड यू इज मोर और लेस सेम, मोर और लेस। तो ठीक है डिफाइन कर देते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब इसके आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी मैं आर आई बोलूंगा, आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये भी रेशियो है, वो भी रेशियो है, ये भी रेशियो है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 to that of speed of light in medium 2, speed of light in medium 2 याद रखना। ये थोड़ा सा चेंज करूंगा और डेफिनेशन में थोड़ा सा स्लाइट चेंज इन द डेफिनेशन। तो ये भी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट है, वो भी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट है, बराबर।
अब सिर्फ थोड़ा सा चेंज होता है, इट इज डिफाइंड एज, तो इसको मैं लिखूंगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि दो अलग अलग मीडियम थे तो तुम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहे हो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही मीडियम था क्योंकि दूसरा एयर था या वैक्यूम था। तो रिमेंबर द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जिस मीडियम से लाइट ओरिजिनली आ रहा था वो कौन था, वैक्यूम या फिर एयर। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम है। बराबर, दो अलग अलग मीडियम है, तो तुम दोनों में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहे हो, पहले का कि दूसरे का। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, WRT, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, with respect to medium 1 is defined as the ratio of, is defined as the ratio of किसका रेशो, defined as the ratio of किसका रेशो, speed of light in medium 1 to that of medium 2। सही है, पक्का। आई रिपीट अगेन, सिंपल है, डोंट वरी, दोनों सेम है, मैं प्रूव करूंगा कि दोनों सेम है। Absolute refractive index is the ratio of speed of light in vacuum or air to that of speed of light in medium। मतलब ओरिजिनली लाइट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम वैक्यूम और एयर एंड देन इट इज गोइंग टू सम अदर मीडियम लाइक वाटर और ग्लास। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी क्योंकि यहाँ पे दोनों में से एक भी मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है तो तुमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि तुम किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहे हो। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू दैट ऑफ मीडियम 2। तो यहाँ पे नोटेशन बहुत सिंपल था, यहाँ पे तुमने लिखा म्यू इक्वल्स टू C/V, वहां नोटेशन अलग होता है। देखो, तुम जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहे हो उसको राइट साइड में नीचे लिखना। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो 1 लेफ्ट में लिखो, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू दैट ऑफ मीडियम 2। तो μ21 is V1 by V2, μ21 is V1 by V2, μ21 is V1 by V2, μ12 is V2 by V1, बराबर। μ21 is V1 by V2, तो μ12 is V2 by V1। अब मैंने बोला दोनों सेम है और सेम नहीं भी है, तो ये सेम नहीं है क्योंकि दिख रहा है नहीं है, लेकिन ये सेम है। क्यों सेम है पता है, आई टेल यू व्हाई, बट उसके थोड़ा सा और पता होना चाहिए। वो थोड़ा सा और क्या पता होना चाहिए, थोड़ा सा और ऐसा होता है, डू यू सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, हाँ कि ना, पक्का पक्का, श्योर। इधर क्या लिखा तुमने, V1 by V2, तो V1 by V2 का रेशियो क्या आएगा, V और म्यू रिलेशन इज इनवर्स, है कि नहीं। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, है या नहीं, यस और नो। तो व्हाट इज V1 by V2, μ2 by इनवर्स है ना, तो ये क्या आएगा, μ2 by μ1, बराबर आया क्या, वेरी गुड, आया क्या, यस वेरी गुड, आया ना ऐसा 100%, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब एक काम करो, ऐसा इमेजिन करो कि जो पहला मीडियम था वो वैक्यूम है, कौन है, वैक्यूम है। आपको पता है वैक्यूम है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, क्यों होता है पता है, नहीं, डेफिनेशन, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर मीडियम खुद ही वैक्यूम है तो V की वैल्यू भी C हो गई, C/C क्या है, तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर और वैक्यूम। तो अगर मैं बोल रहा हूँ पहला मीडियम कौन है, एयर या फिर वैक्यूम, तो μ1 की वैल्यू कौन है 1, तो लिखेंगे क्या, नहीं। और अगर पहला मीडियम कौन है, वैक्यूम या एयर, तो V1 की वैल्यू भी क्या है, C है, क्या है, तो वही तो बन गया ना वापस, हुआ कि नहीं। तुम जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हो, अब सबका ध्यान वापस यहाँ पे, कंप्लीट फोकस ऑन वन पॉइंट,
मल्टीपल पॉइंट फोकस मत रखो, सिंगल पॉइंट फोकस रखो. डू नॉट हैव एबरेशंस. इमेजिन लाइट आ रहा था वैक्यूम से, जा रहा था इसमें वाटर में. बराबर. तो कौन सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट, क्योंकि वो डेफिनेशन है. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर टू दैट ऑफ मीडियम. जिस मीडियम से लाइट इनिशियली आ रहा था उसको मैं हमेशा मीडियम 1 बोलता हूँ, और जहाँ जा रहा है मीडियम 2. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. मीडियम 2 वाटर है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एयर है ना. तो म्यू 2 बाई म्यू वन कौन है? v1 बाई v2. लेकिन म्यू 1 कौन है? एयर है कि नहीं? तो म्यू 1 की वैल्यू कितनी है? और v1 क्या होगा? c. तो म्यू 2 क्या बन गया? c बाई v. अब 2 भूल जाओ तो म्यू क्या आ गया? c बाई v. तो वही तो है. तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि तुम अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद मत रखो, भूल जाओ, इसको भूल जाना, सिर्फ उसको याद रखना. इसका स्पेशल केस ये है. तो इन रियलिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मतलब लाइट जहां जा रहा है वो मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू 1 मतलब जहां से आ रहा है वो, इज म्यू 2 बाई म्यू 1 विच इज इक्वल टू v1 बाई v2. सिर्फ अगर मीडियम नंबर 1 वैक्यूम या एयर बन गया तो वो ही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नया नाम है. कौन है? डन, खत्म. So if the light is originally traveling from air or vacuum, that refractive index will be called as absolute. Otherwise, it will be called as relative. याद रहेगा? पक्का. अब इसके और भी फॉर्मूला बनते हैं, पता है तुमको? V क्या होता है? याद है? n लैम्डा. क्या होता है? फिर n इज फ्रीक्वेंसी. और मैंने आपको बताया था कि जब मीडियम चेंज होता है तो क्या चेंज नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी. तो n लैम्डा 1 अपॉन n लैम्डा 2. वेवलेंथ चेंज हुआ लेकिन कौन चेंज नहीं हुआ? तो नया फॉर्मूला बन गया, n कैंसिल हो गया, क्या आ गया? लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2. तो तुम्हारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज म्यू 2 बाय म्यू 1 इक्वल्स टू v1 बाय v2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2. बराबर. अब थोड़ा सा और फोकस करो बस लास्ट पे, फिर तुमको सब याद आ जाएगा. ये जब तुम 2 1 दोनों लिखते हो ना, 2 1 2 1 2 1 2 1 दोनों लिखते हो ना, इसका मतलब दोनों में से एक भी मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है. जब कम से कम पहला मीडियम कौन हो? एयर. तो राइट साइड पे नंबर लिखा ही नहीं जाता. तो मैंने उसे म्यू 2 हो सकता है सेकंड मीडियम ग्लास हो, आगे इधर कुछ लिखा मैंने नहीं, तो ये एब्सोल्यूट हो गया. क्या हो गया? तो पहला मीडियम कौन रहा होगा? एयर या वैक्यूम. मैंने जब लिखा म्यू 1, मान लेते वाटर है, वाटर लाइट कहाँ गया? वाटर में. कहाँ से गया? एयर से. तो रिलेटिव के लिए तुम 2 नंबर्स यूज करते हो, एब्सोल्यूट के लिए सिर्फ एक. तो म्यू 2 1 इज म्यू 2 बाई म्यू 1 वेयर म्यू 2 and म्यू 1 आर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ सेकंड मीडियम एंड फर्स्ट मीडियम. याद रहेगा? म्यू 2 1 म्यू 2 1 म्यू 2 1 म्यू 2 बाय म्यू 1 v1 बाय v2 लैम्डा 1 बाय म्यू 1 2 म्यू 1 बाय म्यू 2 v2 बाय लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1. वेरी गुड. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तुमको फॉर्मूला मिल गए इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड वेवलेंथ. अब इसके आगे एक टॉपिक है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. लिखा है क्या? हाँ. उसका एक्चुअली पूरा नाम है उसका, ऐसा लिखा है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. लिखा है कि नहीं? पर वो पूरा नाम नहीं है. पूरा नाम ये है उसका. पूरा नाम इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. मतलब तुमको इस टॉपिक में वापस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही फॉर्मूला चाहिए. जैसे तुम पिछले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, अब तुम डिराइव करने वाले हो इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. अब ये रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड. ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन गलती से हो गया. तुम्हारा मोबाइल फोन पानी के टैंक में गिर गया,
राइट। ऊपर से देख रहे हो तुम्हारे बहुत पास में है, चलो स्विमिंग पूल में गिर गया, तुम्हारे तो बहुत पास में है, यू पुट अ हैंड यू गेट नथिंग, देन यू पुट योर हैंड लिटिल डीपर एंड स्टिल यू गेट नथिंग। बराबर। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था। व्हाट इज डेंसर मीडियम? और ऑब्जर्वर मतलब तुम रेयर मीडियम में थे। तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होता है, तो ऑब्जेक्ट जितना दूर है उतना दूर दिखाई नहीं देता, पास में दिखाई देता है। तो जितना सच में दूर है वो है रियल डेप्थ, और जितना दूर तुमको दिखाई दे रहा है वो होता है एपरेंट डेप्थ। अब हमको रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डिराइव करना है, रिमेंबर। तो एन ऑब्जेक्ट at the bottom of the tank appears to be raised, to be raised। तो जहां दिख रहा है वो apparent depth है, और जहां सच में है वो real depth है। गुड। और इनफैक्ट ऑब्जेक्ट क्या, खुद टैंक का बॉटम भी पास में दिखता है। होता है ना स्विमिंग पूल में, आप देखते हो अरे क्या ही डेप्थ है, कुछ नहीं, लगा दी छलांग अंदर, तब समझा दिख रहा था 4 फीट है 10 फीट। और स्विमिंग तो आता नहीं, तो ऐसा मत करना। तो एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ अ टैंक और द बॉटम ऑफ द टैंक इटसेल्फ appears to be raised, appears to be raised, राइट। तो जो उसका डेप्थ है, वो जो दिखता है वो होता है एपरेंट, और जो सच में होता है वो होता है रियल। अभी मैं थ्योरी वेरी लिखने नहीं वाला, वो सब नोट्स में है। तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर कहाँ हो, तो ऑब्जेक्ट अपीयर्स रेज्ड। तो जहां वो अपीयर हो रहा है वो अपेरेंट डेप्थ, और जहां सच में है वो रियल डेप्थ। तो एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव करना है हमको, तो पहले अच्छे से डायग्राम समझ लेते हैं। इमेजिन, इमेजिन ये है वाटर का टैंक। इमेजिन यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट। गुड। ये यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो जहाँ पे है ऑब्जेक्ट वो हो गया उसका रियल डेप्थ। तो अगर ये टैंक का एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ आर से, तो ये रियल डेप्थ है। जितना भी होगा, हो सकता है 10 फीट हो तो 10 फीट, व्हाटएवर इट इज। अब ये ऑब्जेक्ट है तो बॉटम पे, लेकिन दिख कहाँ रहा है, ऊपर। तो जहां दिख रहा है वो कौन सा डेप्थ है, एपेरेंट। इसको डिनोट कर देंगे ए से, सही है। अब आप बोलोगे अरे ऐसा हुआ क्यों, ऐसा कैसा, वाई आई सी ऑब्जेक्ट रेस्ट, उसका रीजन है, और तुमको सबको पता है रीजन, सिर्फ सोचा नहीं। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, और ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहे हैं वो डेंसर से कहाँ जा रहे हैं, तो जब लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो क्या होता है, तो इट गोज लाइक दिस। बट वेट, एट द इंटरफेस, यू नो व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस इज अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम। ये एक सरफेस है जिसके नीचे वाटर है, उसके ऊपर एयर है। तो इंटरफेस इज अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम। तो एट द इंटरफेस the ray which is traveling from denser to rarer bends towards away from normal, है ना? ऐसा हुआ कि नहीं? यस, बराबर। यहां से एक ऑब्जर्वर देख रहा था, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, रे ऐसा आया, ऐसा बेंड हुआ, रे ऐसा आया और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। याद है क्या? एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लेकिन जो बाहर से देख रहा है उसको क्या पता कि लाइट बेंड होता है, उसको तो ऐसा दिखेगा, उसको लगेगा नहीं नहीं लाइट तो यहां से आ रहा है ना, बराबर कि नहीं, राइट। तो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, लाइट ऐसा आया और बेंड हो गया, पर ये ऑब्जर्वर को लग रहा है कि लाइट तो यहां से आ रहा है। गुड। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन, है ना? जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन किया था, द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफाइन करते हो, द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अब एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लेते हैं, अच्छा दिख रहा है, बना लेते हैं, बना। ये एक्स बोल देते हैं, ये आर है तो ये भी आर है। गुड। तो दैट इज ऑल्सो रियल डेप्थ।
Then what I will do is I'll just draw a straight line here. क्यों, वो बाद में समझेगा, वो बाद में बताता हूँ मैं. Why little later, थोड़ा देर से. गुड, यहाँ तक क्लियर. तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी कौन है? वेरी गुड. डू यू सी एक राइट एंगल और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए क्या? यस, बन गए. गुड गुड. इफ दिस एंगल इज r, what is this angle? r, क्यों r? Vertically opposite. Now if this angle is r, what is this angle? r, क्यों? Alternate angle. सही है क्या यहाँ तक? पक्का पक्का, श्योर श्योर. गुड. तो अभी एक बात बताओ, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें से एक आई एंगल है और दूसरे में आर एंगल है. व्हाट इज tan ऑफ आई? अपोजिट साइड अपॉन, तो अपोजिट इज x, एडजेसेंट इज r, तो x अपॉन r. अब बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि tan ही क्यों लिया, cos क्यों नहीं लिया? चलो cos लेके देखो, sin भी लेके देखो. cos या sin लोगे तो कौन आएगा? हाइपोटेन्यूज. तुम ये मेजर नहीं कर सकते हो, तुमको थोड़ी पता है रे कहाँ से बेंड होके आ रहा है. ये रे, जो रे का एक्चुअल पाथ था वो ये था. यू कैन नॉट मेजर दिस. तो जो मेजर नहीं कर सकते फॉर्मूला मत लो. तो क्या हो गया? x बाई आर. व्हाट इज tan ऑफ r? व्हाट इज tan ऑफ विच साइड और विच साइड? अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन अपोजिट कौन? एडजेसेंट कौन? ए. ओके गुड. ए, x बाई ए. अब आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा. यू शुड नो tan थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होती है अगर एंगल स्मॉल हो तो. अब ये क्यों होता है वो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि फिर मुझे पूरा तुमको ट्रिग्नोमेट्री का साइन सीरीज, कॉस सीरीज बताना पड़ेगा. लेकिन साइन और tan इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होती है? सेम इफ द एंगल्स आर स्मॉल. पक्का याद रहेगा कि बताओ साइन सीरीज कॉस सीरीज? नहीं है, वो आएगा तब. तो वो पूरा साइन अपॉन कॉस ऐसा सीरीज लिखना पड़ता है, उसमें से समझ में आता है. तो छोड़ दो फिलहाल just remember, if angle is small, tan theta is approximately equal to sin theta. चाहे तो वेरीफाई कर सकते हो, वो तुम्हारे पास लॉग बुक है, लॉग बुक में तुम साइन और tan का टेबल उठा के देखो, छोटे छोटे एंगल्स के लिए तुमको सेम वैल्यू दिखेगी, तो वो तुम देख लेना. तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू sin i. अगर tan theta इज sin theta तो tan i इज sin i और tan r इज sin r. लेकिन ये कब 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 कब? इफ I and R they are very small, they are very small. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%. गुड. तो इफ आई डिवाइड दिस टू, sin i बाय sin r, sin i बाय sin r, लेकिन sin i क्या है? x अपॉन r और sin r क्या है? x अपॉन a. तो क्या हो गया? a बाय r. मतलब साइन r बाय साइन i क्या हो गया? r बाय a. इक्वेशन नंबर 1. करेक्ट. जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था पहला ही दिन मैंने बोला था कि देयर आर 4 फंडामेंटल लॉज ऑफ ऑप्टिक्स जो तुमको लगते रहने वाले हैं. उसमें से चौथा लॉ था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. याद आ रहा है? उसमें 2 लॉ थे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन. नंबर 2 था angle of incidence and angle of refraction are related to each other by Snell's law. और तभी मैंने बताया था कि लाइट ओरिजिनली जहाँ से ट्रैवल कर रहा है मैं उसको हमेशा मीडियम, और जहाँ जा रहा है उसको मीडियम 2. और फिर मैंने बोला था अब स्नेल्स लॉ याद कैसे रखना, याद है क्या कैसे रखना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मतलब μ1 into sine of angle in medium 1. What is angle in medium 1? I equal to refractive index of medium 2 into sine of r. पक्का पक्का, श्योर श्योर. बट मीडियम 2 तो एयर है ना. मीडियम 2 कौन है? अगर मीडियम 2 एयर है तो μ2 की वैल्यू कितनी है? और एक काम करते हैं, जब एक वैल्यू 1 हो गई ना
तो दूसरे को सिर्फ म्यू बोल देते, क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं म्यू। वेरी गुड, म्यू बोल दिया पक्का। तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो गया, म्यू साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, राइट। तो म्यू क्या आ गया, साइन आर बाय साइन आई, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 म्यू इक्वल्स टू साइन आर बाय साइन आई। बच्चे साइन आर बाय साइन आई कौन है, आर बाय ए, आर बाय ए, आर कौन था, रियल डेप्थ, और ए कौन था, एपरेंट डेप्थ, हो गया। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए मीडियम का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज रियल डेप्थ अपॉन, हाँ कंडीशन है ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, और यहाँ पे रेयर मीडियम तुमने एयर माना है, क्या माना है, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या हो गया 1, तो बचा कौन फिर, कौन बचा, अरे सेकंड मीडियम का 1 हो गया ना, मतलब रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया ना, तो बचा कौन, डेंसर मीडियम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सेकंड मीडियम तो वैसे भी एयर था, मतलब एक मीडियम तो वैसे भी एयर था, तो फिर तुम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फाइंड कर रहे हो, डेंसर मीडियम का, विच इज रियल डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ अपॉन, पक्का पक्का। अब एक लास्ट चीज जो तुमको पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टॉप फॉर टुडे, लास्ट थिंग, वन लास्ट थिंग, you remember you have defined mu equal to c by v, but do you also know that the speed of light is the greatest in air और vacuum, बाकी सब मीडियम में कम होता है, एयर और वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब पता है क्या होता है, c by mu is 1, कैसे ग्रेटर देन 1 हो गया ना, c by v इज ग्रेटर देन, लेकिन c by v कौन था, म्यू, तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो सिर्फ एयर या वैक्यूम के लिए म्यू की वैल्यू, बाकी सारे मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन। तो अगर कभी कोई तुम फॉर्मूला यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे होंगे, बोला होगा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, और अगर तुम्हारे म्यू की वैल्यू 1 से कम आ गई, मतलब कुछ तो गड़बड़ है कैलकुलेशन में, तो म्यू की वैल्यू 1 से कम हो ही नहीं सकती है, पक्का, श्योर, ओके, सो गुड फॉर टुडे।